दिल्ली के एक नामी अस्पताल में 4 लड़के दाखिल होते हैं। उन्हें वार्ड के बेड पर लेटे एक ऐसे शख्स की तलाश थी जिसके पेट पर पट्टियां बंधी थीं और उसके पास एक महिला बैठी हो। कुछ देर की तलाश के बाद उन चारों को वो मरीज मिल भी जाता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां मौजूद लोगों को इस बात का थोड़ा सा भी अंदाजा होता। ये चारों लड़के उस मरीज के करीब जाते हैं और उसके जिस्म में 5 गोलियां उतार देते हैं। मगर बाद में उन चारों कातिलों को न्यूज़ चैनल की खबर देखकर पता चलता है कि उनसे गलती हो गई। उन्हें मारना किसी और को था और वो किसी और का मारकर आ चुके हैं। 14 जुलाई 2024, वार्ड नंबर 24, जीटीबी अस्पताल, दिल्ली। दिल्ली के नामचीन जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में ज्यादातर वो मरीज भर्ती थे जो पेट की बीमारी के शिकार थे। इनमें से भी ज्यादातर वो मरीज थे जो ऑपरेशन के बाद वार्ड में रिकवर हो रहे थे। और इसी वार्ड में एक बेड पर दिल्ली के ही खजूरी खास का रहने वाला एक शख्स रियाजुद्दीन भी भर्ती था। पेट में इन्फेक्शन के बाद ऑपरेशन हो चुका था। अब वो रिकवर कर ही रहा था। शायद अगले कुछ दिनों में उस अस्पताल से छुट्टी मिल भी जाती। उस दिन शाम को अस्पताल में रियाजुद्दीन की देखभाल के लिए उसकी बहन तरन्नुम मौजूद थी। शाम करीब 4 बजे के आसपास डॉक्टर रियाजुद्दीन का बैंडेज भी बदल चुके थे। रियाजुद्दीन के पास अब भी उसकी बहन तरन्नुम और डॉक्टर मौजूद थे। तभी ठीक उसी वक्त 18-20 साल की उम्र के 4 लड़के वार्ड में दाखिल होते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाते हैं और फिर अचानक उनकी नजर रियाजुद्दीन के पेट पर बंधी पट्टी और बराबर में खड़ी एक महिला यानी कि तरन्नुम पर पड़ती है। अब वो तेजी से बेड की तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो लोग अपने साथ लेकर आई पिस्टल को अपने पास से निकालते हैं और बेड पर लेटे हुए रियाजुद्दीन को एक के बाद एक 5 गोलियां उस पिस्तौल से मार देते हैं। इससे पहले कि वार्ड में कोई कुछ समझ पाता, चारों तेजी से वहां से भाग जाते हैं। दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार था जब शूटरों ने किसी बड़े और नामी अस्पताल में घुसकर इस तरीके से किसी को मौत की नींद सुलाया हो। अमूमन शूटआउट के बाद घायल को फौरन अस्पताल में ले जाया जाता है, मगर यहां खुद अस्पताल के अंदर ही किसी को गोली मारी गई थी। डॉक्टर बराबर में खड़ा था। गोली खाने वाला पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर था, इसलिए इलाज शुरू होने में भी कोई देरी नहीं हुई, ना मुश्किल आई किसी को। लेकिन ये इलाज भी शुरू होते ही खत्म हो गया क्योंकि रियाज तब तक अपना दम तोड़ चुका था। लेकिन ये बात सिर्फ एक कत्ल की थी नहीं। दरअसल राजधानी दिल्ली में एक इलाका ऐसा है जहां अपराध और अपराधियों ने आतंक फैला रखा है, जहां जुर्म दबे पांव अपने पैर पसार रहा है, जहां सड़कों पर कब जुर्म दस्तक दे दे किसी को अंदाजा नहीं होता। नवभारत टाइम्स की एक खबर के मुताबिक यहां पिछले 3 महीने में तकरीबन 20 हत्याएं हो चुकी हैं और इस इलाके का नाम है दिल्ली का यमुना पार इलाका। असल में दिल्ली में यमुना के पूर्व में स्थित घनी आबादी वाला जमुना पार इलाका पिछले 3 महीनों से काफी अशांत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां गैंगवॉर की वजह से बहुत सी हत्याएं हुई हैं। हाल ही में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में हुई गोलीबारी यानी कि जीटीबी अस्पताल में हुई गोलीबारी ने इस बात को और पुख्ता किया। दरअसल पूर्वी दिल्ली में हाशिम बाबा जैसे कुख्यात अपराधी और नसीर इरफान छेनू जैसे बड़े बड़े गिरोहों का बोलबाला है। इन बड़े गिरोहों के साथ ही जो इतने ये बड़े गिरोह हैं, इनके साथ साथ कई छोटे छोटे गुट भी अब बन चुके हैं। साथ ही कई बच्चे भी अपने ही गिरोह बनाकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। यमुना के उस पार पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, मई से लेकर अब तक पूर्व दिल्ली में कहते हैं कि खबर के मुताबिक करीब 20 हत्याओं का पता चला है। यानी कि मई की 2 तारीख को करावल नगर के पास राजकुमार की हत्या हुई थी। इसके बाद पुलिस का कहना था कि हत्या दुश्मनी की वजह से हुई है। इसके बाद 5 मई को जाफराबाद इलाके में एक और हत्या हुई। मारे गए शख्स का नाम नज़ीर था, जिसे नन्हे के नाम से भी लोग जाना करते थे। 35 साल की उसकी उम्र थी नज़ीर की। नज़ीर अपने भाई की हत्या का गवाह था। दिन दिहाड़े 4 लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि उन लड़कों ने दावा किया कि नज़ीर ने कुछ दिन पहले उन्हें धमकाया था, लेकिन पुलिस को शक है कि इस हत्या के पीछे गैंग का हाथ हो सकता है। वैसे बताया जाता है कि नज़ीर के भाई आमिर की हत्या अलमास उर्फ अल्लू के गैंग ने की थी। अब अल्लू गैंगस्टर छेनू पहलवान से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में गैंगस्टर के नाम गिनवाए थे, उसमें छेनू भी था। तो गैंगस्टर छेनू पहलवान से वो कहते हैं अल्लू जुड़ा हुआ है। इसके बाद 10 मई को ही जाफराबाद में ही एक और हत्या हुई थी। इस बार 34 साल के नाजिम की हत्या कर दी गई थी। इसके 4 दिन के बाद 14 मई को न्यू उस्मानपुर में 23 साल के
सुफियान की हत्या हुई। फिर 17 मई को सिलमपुर में 20 साल के इकबाल की हत्या हुई। ये इतना ही नहीं, 21 मई को जाफराबाद में फिर से हत्या हुई। इस बार 26 साल के शाहबाज को मारा गया। फिर 29 मई को वेलकम इलाके में सूरज की हत्या कर दी गई। वो हार्डवेयर की दुकान पर काम किया करता था। उसकी हत्या रंगदारी की वजह से हुई। जांच में यह भी पता चला कि सूरज के एक शूटर राहुल से झड़प हुई थी और राहुल उसकी दुकान पर आया था। झगड़े के दौरान राहुल ने सूरज पर कई गोलियां चलाई। 30 मई को शास्त्री पार्क इलाके में 25 साल के जोहर अब्बास जैदी की हत्या कर दी गई। इसके बाद थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर 16 जून को माफ कीजिएगा, न्यू उस्मानपुर में फिर से एक मर्डर हो जाता है। इस बार 34 साल के विक्की की हत्या कर दी गई। इसके एक महीने पहले भी 11 जुलाई को जाफराबाद में एक 16 साल के लड़के की गोली मारकर जान ले ली गई थी। वो कबीर नगर का रहने वाला था और 11वीं क्लास का स्टूडेंट था। हत्या के वक्त उसका 17 साल का भाई भी उसके साथ था। जांच में जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो जांच में पता चला कि हत्या कबीर नगर के दो गैंगों के बीच हुए झगड़े की वजह से हुई। इतना ही नहीं, यमुना के उस पार अभी हाशिम बाबा नाम के गैंगस्टर का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है और यही गैंग सबसे ज़्यादा सक्रिय है वहाँ पे। वो कहते हैं कि वो संजय दत्त का एक फ़ैन है। हाशिम बाबा बाल लंबे रखता है, जैसा कि खलनायक मूवी में संजय दत्त के एक लुक था, उसी लुक को वो अपने आप पे दिखाने की कोशिश करता है। गुंडों से अपने आप को बाबा कहलवाना पसंद करता है। उसने अपना आपराधिक करियर पूर्वी दिल्ली में जुए के धंधे से शुरू किया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने चप्पलें ठीक करने से अपना कारोबार शुरू किया था। इसके बाद वो नासिर गैंग से जुड़ा, हत्या, लूटपाट, रंगदारी के काम करने लगा। ये लोग व्यापारियों को डराते थे और उनसे पैसे वसूलते थे। जो पैसे नहीं देता था उसको गोली मार दिया करते थे। नासिर के जेल जाने के बाद हाशिम ने गैंग की कमान संभाली और फिर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी जुर्म की चलते चलते वो हाशिम बाबा बन गया। कहते हैं कि खुद का गैंग बनाने के बाद उसने इरफान उर्फ छेनू पहलवान को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में बंद किया गया। इस पूरे मामले पर कहते हैं उसके खिलाफ हत्या, लूटपाट और रंगदारी के गंभीर मामले दर्ज हैं। जेल में होने के बावजूद छेनू अपने गुंडों के जरिए सट्टा, रंगदारी, फिरौती के काले धंधे चलाता है। ऐसा कहा भी जाता है कि उसकी गैंग का गैंगस्टर नीरज बवनिया से भी करीबी रिश्ते हैं और हाशिम बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जो है नीरज बवनिया को हाशिम बाबा का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। हाल ही में वैसे एक और नाम सामने आया, मोहम्मद समीर, जिसे माया के नाम से जाना जाता है। माया गैंग का सरगना समीर पिछले साल भजनपुरा में एक अमेजन कंपनी के अधिकारी की हत्या के मामले में सामने आया था। दरअसल आपको याद होगा, हमने क्राइम तक पर उसकी स्टोरी भी दिखाई थी। एक लड़का था बहुत कम उम्र का और वो बंदूक और दिखाता था खुद को। माया, जो कि शूटर लोखंडवाला में विवेक का कैरेक्टर था, विवेक ओबराय का, उस कैरेक्टर से ज़्यादा प्रभावित था और ख़ुद को माया भाई कहलवाना पसंद करता था। अलग अलग इंस्टाग्राम पर रील्स डालते हैं ये लोग तो कि लोगों को अपना अपना रौब दिखा सकें कि हम कितने हथियार चलाते हैं, हम कितने ख़तरनाक हैं, ताकि लोगों में डर बना रहे। चाहे वो समीर हो, चाहे वो हाशिम बाबा हो, चाहे वो छेनू पहलवान हो, इस तरीके के अपराधी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, ताकि लोगों में उनका डर बना रहे, लोग उनसे डरते रहें। और ये हाल ही के दिनों में हुए अपराध के जो ग्राफ सामने आए, जो कहानियाँ सामने आई, जो केसेस सामने आए, उनसे साफ पता चलता है। लेकिन ज़रा सोचिए कि राजधानी दिल्ली में इतने बड़े इलाके के अंदर लोग इस तरीके से क्राइम को अंजाम दे देते हैं और दिल्ली पुलिस सही तरीके से इन लोगों पर काबू भी नहीं पा रही है। उम्मीद है कि ऐसे कातिल, ऐसे गुनहगार, ऐसे गैंगस्टरों को पुलिस जल्द ही अपने कब्जे में लेगी सबको। और जो ये अपराधी हैं, जो छोटी छोटी गैंग बना के अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और समाज के अंदर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, पुलिस इन लोगों को जल्दी पकड़ेगी और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वैसे अगर मैं बात हाशिम बाबा की करूं तो हाशिम बाबा एक ऐसा अपराधी है जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने जब कहते हैं कि प्लान बनाया था तो उसके घर की रेकी करी थी। ये रात में ये फरार था कई आपराधिक मामलों में। इसके बाद जब पुलिस ने इसे पकड़ने के लिए, पुलिस को एक टिप मिली थी एक कॉल से, और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी टीम बनाई और इसके घर की घेराबंदी करी तो सुबह के वक्त जब ये उस घर से निकल रहा था, दरअसल ये अपने घर गया था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, और उसके बाद जब वो सुबह को उस घर से वापस निकल रहा था अपने दोबारा से छुपने के लिए अपने अड्डे पे जा रहा था, तभी हाशिम बाबू को शक हो जाता है कि पुलिस ने उसको घेर लिया है। इसके बाद हाशिम पुलिस पे फायरिंग कर देता है। हालांकि इस फायरिंग के बीच में हाशिम की पत्नी आ जाती है और पुलिस को किसी तरीके से इस पूरे मामले में पूरा प्लान बनाया था हाशिम को पकड़ने का, बड़ी मशक्क़त करने के बाद पुलिस
आखिरकार हाशिम को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन इसने जिस तरीके से भनक लगते ही पुलिस के ऊपर फायरिंग करी थी, आप इसके बेखौफ होने का अंदाज़ा उस बात से लगा सकते हैं कि इस शख्स को ना तो कानून का कोई खौफ है, ना पुलिस का डर। इसे ना जेल जाने की टेंशन थी। इतना ही नहीं, कुछ खबरों में यह भी कहा जाता है, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में, कि जो पंजाबी सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला, उनकी हत्या के लिए हाशिम बाबा को भी पहले अप्रोच किया गया था, उसको सुपारी देने की भी बात आई थी। अब सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े गैंगस्टर ने, जिसने अपराध की दुनिया में, चाहे वो सलमान खान के ऊपर फायरिंग करने वाला मामला हो या फिर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले हाशिम बाबा को ही अप्रोच किया था ताकि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया जा सके। अब इस शख्स के आप पूरा एक जो नेटवर्क है उसको समझिए कि लॉरेंस बिश्नोई से लेके सिद्धू मूसेवाला तक, उस्मानपुर में चाहे पूरा यमुना पार इलाका हो, चाहे वेलकम हो, शादरा हो, या फिर जाफराबाद इलाका, वहाँ पे अपराध का इन लोगों का किस लेवल पे ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हाशिम बाबा तो जेल में बंद है और पुलिस कई केसों में वो वांटेड भी है, जिसमें पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है। लेकिन हाशिम बाबा और इस तरीके की गैंगों के ऊपर आपका क्या कहना है, इन सारे गैंगस्टर के ऊपर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।